जी हाँ, नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है विवेकीकरण, रैशनलाइजेशन से संबंधित ये टॉपिक है आज का। मेनली उन बच्चों के लिए है जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की अंतर्गत फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं और 2020 की नई शिक्षा नीति के अनुरूप हैं। चूँकि ये फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेजर पेपर होता है कॉमर्स का, उसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक मेजर पेपर है, उसी के अंतर्गत ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका विवेकीकरण के बारे में। देखिए, विवेकीकरण जो होता है ये मूलतः तर्क या युक्ति पूर्वक किसी भी कार्य को करने से संबंधित होता है। इसकी शुरुआत, इसका जो जन्म हुआ था, ये तकरीबन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में हुआ था। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध होते हैं, उस प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इसका जन्म हुआ था। और चूँकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चले थे, जिसमें कि मित्र राष्ट्र थे और आपके धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों की जब विजय हुई तो इसने अपने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाले क्षति की भरपाई के लिए बहुत सारे जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, ऋण के बोझ जो हैं, उनको धुरी राष्ट्रों पे डाल दिया था, जिसमें से जर्मनी एक ऐसा देश था जिसको कि इसकी भरपाई करना पड़ता था। ज़्यादा बोझ कर्ज की होने की वजह से इसके यहाँ जो ये विवेकीकरण है, इसका उदय तकरीबन 1921 में हुआ था। 1921 की बात नहीं करेंगे, इसको हम कह सकते हैं 1918 के आस 1918 तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा इसको 1916 के आसपास। 1916 में विवेकीकरण का जन्म जो है ये आपको जर्मनी में हुआ। और 1900 ये आपका जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो 1925 के आसपास इसे सैद्धांतिक रूप से मान्यता मिल गई और इसका प्रयोग सर्वत्र किया जाने लगा। विवेकीकरण को जो वर्ड होता है रैशनलाइजेशन, इस रैशनलाइजेशन का अर्थ होता है आपको तर्क, युक्ति या विवेक से कार्य करना। रैशनलाइजेशन जो होता है इसका क्या होता है? तर्क, युक्ति या विवेक से कार्य करना। सामान्य अर्थ इसका यही होता है। अब पारिभाषिक दृष्टिकोण को अगर हम देखते हैं तो पारिभाषिक दृष्टिकोण में इसको प्रायः 3 रूपों में हम देख सकते हैं। उसमें एक रूप है आपका क्या कि एक तो व्यापक रूप होता है, दूसरा है इसका संकीर्ण अर्थों में होता है और तीसरा आपका सामान्य अर्थों में होता है। तो हम यहाँ पे चूँकि सामान्य अर्थों की ही बात करते हैं, तो सामान्य अर्थों में हम इसको कह सकते हैं क्या, विवेकीकरण क्या होता है। तो विवेकीकरण से तात्पर्य हमारा होता है कि ये विवेकीकरण में सामान्य अर्थ जो होता है, ये आप उसको कह सकते हैं कि ऐसे सुधार जिसके द्वारा आप ये पुरानी उत्पादन की पुरानी प्रणालियों को छोड़कर उसके स्थान पे व्यवस्थित और तर्कपूर्ण आधारित विधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये सामान्य अर्थों में क्या होता है कि पुरानी प्रणाली जो होती है उसको त्याग दिया जाता है, पुरानी प्रणाली को छोड़कर व्यवस्थित और तर्क के आधार पर जो होता है, पर आधारित विधियों को अपनाया जाता है। इसी को हम लोग सामान्य अर्थ में विवेकीकरण कहते हैं। अब चलते हैं विवेकीकरण की जो लक्षण होते हैं, इसकी जो विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में हम लोग चलते हैं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें पहली विशेषता इसकी हो जाएगी, इसकी
विशेषता या लक्षण पे चलते हैं। ठीक है, तो इसकी विशेषता में जो पहली विशेषता होगी वो है क्या कि पुनर्निर्माण की योजना। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पुनर्निर्माण की योजना। पुनर्निर्माण की योजना के अंतर्गत क्या होता है कि प्रायः जो नष्ट प्राय, चूँकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में बहुत सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए थे, नष्ट हो गए थे, और तो ऐसी स्थिति में उसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी। मृत प्राय हो गए थे ऐसे उद्योग। तो ऐसी स्थिति में उन उद्योगों को नवीन जीवन देने के लिए जो है विवेकीकरण को अपनाया गया। ठीक है, तो इसकी जो एक विशेषता होती है कि विवेकीकरण के अंतर्गत मृत प्राय या बंद पड़े उद्योगों का पुनर्निर्माण किया जाता है। दूसरा, इसे नव जीवन दिया जाता है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट होगा इसका, ये दूसरा पॉइंट है कि यह एक व्यापक विधि होती है। इसका जो दूसरा कैरेक्टर होता है, ये कैरेक्टर होता है क्या कि यह एक व्यापक विधि होती है जो कि उद्योग, व्यापार और आपको उपभोक्ता प्रबंध के सभी पहलुओं से संबंधित होती है। यह व्यापक विधि होती है जो वाणिज्य, उद्योग, व्यापार और उपभोक्ताओं के विभिन्न पहलुओं से संबंधित होती है। तीसरी जो इसकी विशेषता होगी, वो तीसरी विशेषता क्या है? तो तीसरी विशेषता में यह आधुनिक शोध और आविष्कारों पर बल देता है। ठीक है, यह क्या होता है? आधुनिक शोध और आविष्कार पर बल देता है, जिसमें कि आपको जो उत्पादन की परंपरागत और जो पुरानी पद्धति होती है, अव्यवस्थित पद्धति होती है, उसके जगह पर नई तकनीकी और नई मशीनों, यंत्रीकरण को अपना करके काम, उत्पादन का कार्य किया जाता है। तो ये जो भी नई मशीनें और नई तकनीकी होती हैं जिनके आधार पर उत्पादन का कार्य किया जाता है या आधुनिक प्रबंधन का कार्य किया जाता है, तो उसमें एक पहलू होता है विवेकीकरण, जिसमें कि आधुनिकीकरण, शोध और आविष्कार पर ये आधारित होता है। ये इसका एक लक्षण हो गया। चौथा जो इसका लक्षण है, जो इसकी विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है, वो क्या है कि आधुनिक तकनीकों का इसमें समावेश किया जाता है। आधुनिक तकनीक, चूँकि आधुनिक शोध और आविष्कार विवेकीकरण से संबंधित होता है, इसके लक्षण होते हैं। तो जब कभी विवेकीकरण को अपनाया जाता है तो इसमें आधुनिक तकनीकी को भी ध्यान में रखा जाता है, यानी आधुनिक तकनीकी को अपनाया जाता है। चूँकि आधुनिक तकनीक जो होती है ये लागतों को कम भी करती है, और लागतों में एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लेबर को या वेजेज वगैरह पेमेंट करते हैं, तो ऐसे में यंत्रीकरण के माध्यम से, आधुनिक तकनीक के माध्यम से उन पे व्यय कम होता है, जिससे लागतें कम होती हैं। अब ये आपको 3 विशेषताएं हो गई। अब चौथी विशेषता की तरफ चलते हैं। तो चौथी विशेषता जो हो गई आपको क्या? अच्छा, ये 4 विशेषताएं हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या कि ये जब इसकी विशेषता हो गई तो विशेषता के बाद में नेक्स्ट आपका आता है इसके महत्वपूर्ण पहलू, यानी इसके तत्व कौन कौन से हैं। तो इसके तत्वों को हम लोग देखते हैं, विवेकीकरण के तत्वों के बारे में। तो इसके 4 तत्व होते हैं। एक तो होते हैं, तत्व कह सकते हैं या पहलू कह सकते हैं इसको। इसमें सबसे पहला जो पहलू होता है ये तकनीकी पहलू होता है। दूसरा जो है आपका ये है संगठनात्मक पहलू।
और तीसरा जो होगा, ये तीसरा आता है आपको वित्तीय पहलू, और जो चौथा होगा वो है आपका मानवीय पहलू। देखिए, जो तकनीकी पहलू होते हैं, उस तकनीकी पहलू में किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है तकनीकी में कि चूँकि हमने देखा कि आधुनिक शोध और आविष्कार ये विवेकीकरण की एक विशेषता होती है, तो उसी में जो इसका जो एक महत्वपूर्ण पहलू होता है ये तकनीकी पहलू होता है। और इस तकनीकी पहलू के अंतर्गत जो अनुसंधान और प्रयोग किया जाता है, उसमें आपको जिन वस्तुओं का आप उत्पादन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी तकनीकी अपनाई जाएगी, उन वस्तुओं की किस्म क्या होगी, उसका आकार क्या निर्धारित होगा, इन सारी चीज़ों के लिए एक स्टैंडर्ड यानी एक परिमाप निर्धारित किया जाता है। और उसी परिमाप के आधार पर आपको क्या होता है, इस तकनीकी पहलू में विचार किया जाता है। और इसमें कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिसको ध्यान में रखना होता है। उन टर्म्स को हम लोग देखते हैं, तो उन टर्म्स में आपका एक टर्म जो आता है, ये क्या है तकनीकी पहलू में, इसमें महत्वपूर्ण जो टर्म होते हैं ये होता है प्रमापीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन। प्रमापीकरण के अंतर्गत आप किन यंत्रों के द्वारा जिस विधि उत्पादन के जिस कौन सी विधि का आप प्रयोग करते हैं, उसमें किन यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, उस यंत्र की क्षमता कितनी है, ठीक है, उत्पादन क्षमता कितनी है। अच्छा, इसके अलावा तो उत्पादन क्षमता कितनी है, किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन किया जाएगा, उसके रंग आकार किस प्रकार के होंगे, इन सारी चीज़ों का एक प्रमापीकरण होता है जो कि इसके तकनीकी पहलू से संबंधित होते हैं। दूसरा जो इसका तकनीकी पहलू के अंतर्गत होता है ये है यंत्र के बारे में। यंत्रीकरण में मशीनों की क्षमता, मशीनें, ये दोनों चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। और चौथा जो तकनीकी पहलू का चीज़ होता है ये होता है विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण के अंतर्गत विशेष प्रकार की वस्तुओं का जो निर्माण होता है वो यानी विशेष प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में जो तकनीकी इस्तेमाल होती है उसको ध्यान में रखा जाता है। और साथ ही साथ उसमें कार्य करने के योग्य जो पेशेवर होते हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है, उस पर विचार किया जाता है। ये उसके तकनीकी पहलू हो गए। और नेक्स्ट है आपका ये है सरलीकरण। और सरलीकरण के अंतर्गत यदि एक वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो वो उत्पादन जो होता है निर्बाध गति से होता रहे, उसमें जो भी बाधाएं होती हैं उन बाधाओं को सरल और सुगम करने का प्रयास किया जाता है। ये आपको तकनीकी पहलू के अंतर्गत आते हैं। और नेक्स्ट है आपका आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण परंपरागत विधियों के जगह पे, परंपरागत यंत्रों के जगह पे नए मशीनों का प्रयोग करना, नई विधियों का प्रयोग करना, ये आपको आधुनिकीकरण से संबंधित होता है। तो ये सभी जो भी हैं आपके, ये सब क्या है, तो ये तकनीकी पहलू के अंतर्गत आते हैं। तकनीकी पहलू के बाद में अब एक आता है आपका संगठनात्मक पहलू। तो संगठनात्मक पहलू से जो जुड़े हुए चीज़ें होती हैं, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, विवेकीकरण का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है ये संगठनात्मक पहलू के अंतर्गत प्रतियोगिता को ख़त्म करना होता है। मतलब ये कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, प्रतियोगिता जो आधुनिक प्रतिस्पर्धा होती है, जो कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में प्रायः देखने को मिलती है, ये चूँकि आधुनिक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा जो होती है इसकी मूल विशेषता होती है। तो ऐसे में विवेकीकरण जो है ये उत्पादन की संपूर्ण मात्रा के संपूर्ण उपभोग से संबंधित होता है। ये संगठनात्मक पहलू होते हैं।
तो इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि उत्पादित वस्तुओं की खपत कर दी जाए, ठीक है, अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखा जा सके, यानी कि जितनी मांग होती है उतनी ही मांग के आधार पर उन वस्तुओं का उत्पादन हो। तो ये जो होता है ये संगठन के संगठनात्मक पहलू से ही संबंधित होता है। तो इसमें आपने क्या देखा संगठनात्मक पहलू में कि चूँकि इसके आर्थिक इसमें इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है ये उद्योगों की आर्थिक प्रतियोगिता को दूर करना होता है और इस प्रकार से उत्पादन की संपूर्ण मात्रा के उपभोग जो होती है, यानी कि उत्पादन और मांग, उसको हम कह सकते हैं पूर्ति और मांग के बीच में पूर्ण जो सामंजस्य होता है ये संगठनात्मक पहलू से संबंधित होता है, ठीक है, यानी कि मांग और पूर्ति में सामंजस्य। नेक्स्ट जो आपका होता है ये क्या है, वित्तीय पहलू के बारे में। आप जानते हैं कि विवेकीकरण में जितनी भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि तकनीकी पहलू होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी आधुनिक शोध आविष्कार हो गए, आधुनिक तकनीक हो गई, इन सारी चीज़ों के लिए आपको वित्तीय व्यवस्था का होना आवश्यक होता है। तो वित्तीय पहलू के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अतिरिक्त क्या होता है कि वित्तीय पहलू में हम देखते हैं क्या कि विवेकीकरण जो होता है अल्प पूंजीकरण और अति पूंजीकरण, ये दो सिचुएशन होते हैं किसी भी उद्योग में। ज़रूरत से ज़्यादा जो पूंजी होती है व्यवसाय में ये अति पूंजीकरण से संबंधित होती है और अल्प पूंजीकरण में पूंजी का अभाव होता है। तो ऐसी स्थिति में जो वित्तीय पहलू होते हैं इन दोनों परिस्थितियों से निपटने के लिए भी जो इसके वित्तीय पहलू होते हैं महत्वपूर्ण कारक होते हैं, जिसमें कि विवेकीकरण का जो विवेकीकरण के वित्तीय पहलू से संबंधित होते हैं। मानवीय पहलू के बारे में जब हम बात करते हैं तो मानवीय पहलू में आपको क्या आते हैं, तो मानवीय पहलू में ये आपको कहा जाता है कि विवेकीकरण एक यांत्रिक विज्ञान ही नहीं है बल्कि यह आपको मानवीय कला भी है। ये क्या है, आपको एक यांत्रिक विज्ञान ही नहीं है बल्कि ये मानवीय कला भी है। तो ऐसी स्थिति में विवेकीकरण के द्वारा जो समाज पर पड़ने वाले प्रभाव होते हैं उस प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है, यानी श्रमिकों की असंतुष्टि या उनके संघर्ष विवेकीकरण के माध्यम से जो होते हैं उस पर भी इसमें विचार किया जाता है। तो यही सारे आपको जो चारों हैं ये तकनीकी पहलू, संगठनात्मक पहलू, वित्तीय पहलू और मानवीय पहलू, चार पहलू होते हैं जो कि विवेकीकरण के महत्वपूर्ण पहलू हैं या उसके तत्व हैं। अब चलते हैं हम लोग किन चीज़ों की तरफ। विवेकीकरण को क्यों अपनाया जाता है, इसके पीछे के क्या कारण रहे। विवेकीकरण को अपनाने के कारण किस लिए अपनाएंगे इसको, तो देखिए सबसे पहली तो बात ये थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो प्रभाव हुए थे तो उस प्रभाव का एकमात्र विकल्प विवेकीकरण था, क्योंकि सीमित संसाधन थे उद्योग जगत के पास में और श्रम भी सीमित ही थे। यानी जो भी संसाधन थे, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो या मानवीय संसाधन हो, इन दोनों की क्षति प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। तो एकमात्र उपाय था मौजूद संसाधनों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन और उपभोग के बीच में सामंजस्य को स्थापित करना। तो इसमें जो विवेकीकरण को अपनाने के जो कारण रहे उसमें सबसे पहला कारण था आपका
प्रथम विश्व युद्ध से होने वाली क्षति, ठीक है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध से होने वाली क्षति। नेक्स्ट जो कारण था ये था श्रमिक संगठनों के बारे में। तो देखिए, श्रमिक संगठन जो थे ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे श्रमिक संगठनों की जो स्थापना की गई थी, तो उन श्रमिक संगठनों के द्वारा अपने अधिकारों की मांग की जाने लगी। और अधिकारों के मांग का परिणाम ये था कि जो उद्योग जगत थे उन्होंने श्रमिकों की कार्यकाल को घटा दिया और उनकी मजदूरी को बढ़ा दिया, ठीक है। और जो उत्पादन की विधि थी, उत्पादन की विधियों में आवश्यक परिवर्तन कर दिए। तो ये जो विवेकीकरण को अपनाने के पीछे के कारण थे, श्रमिक संगठनों द्वारा अपने अधिकारों की मांग करना। और अधिकारों की मांग करने के अंतर्गत वो चाहते थे कि उनके श्रम के घंटों को कम कर दिया जाए, कार्यों में सहूलियत दी जाए। तो श्रम के घंटों को कम कर दिया गया और साथ ही साथ उनकी मजदूरी भी बढ़ा दी गई। और उनके जो ये क्या कहते हैं, उनके जो उत्पादन में परिवर्तन होता है वो उत्पादन में की विधियों में परिवर्तन कर दिया गया। अब जो नेक्स्ट आपका ये तीसरा कारण रहा, वो तीसरा कारण रहा मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन। मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन। मुद्रा प्रसार जो हुआ, मुद्रा प्रसार का मतलब होता है कि चलन में आवश्यकता से अधिक मुद्रा जो हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि आर्थिक संतुलन बिगड़ जाता है किसी भी देश का। जरूरत से ज़्यादा मुद्राएं सबके पास हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली है कि महंगाई बढ़ जाएगी। तो ऐसे में मुद्रा प्रसार के कारण जो होता है, महंगाई बढ़ती है तो बेकारी भी आती है। तो उस महंगाई के बढ़ने से रोकने के लिए और बेकारी से निपटने के लिए भी विवेकीकरण को अपनाना पड़ता है। मुद्रा संकुचन क्या होता है? ज़रूरत से कम अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह होता है तो वो मुद्रा संकुचन से संबंधित होता है। और वो क्या होता है कि मुद्रास्फीति की और उसमें क्या होता है कि तब उद्योगों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आवश्यक संसाधनों की, जो किसी भी उद्योग में आवश्यक जो संसाधन होते हैं उसके लिए जो वित्त की आवश्यकता होती है, वो वित्त नहीं प्राप्त होने की वजह से उत्पादन जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो ये जो मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन होते हैं, इन परिस्थितियों से निपटने के लिए भी विवेकीकरण को अपनाना पड़ा। और चौथा जो महत्वपूर्ण कारण था, ये कारण था आपको वस्तुओं की मांग में वृद्धि के लिए। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी भी एक आई थी। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो आई थी, ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही आई थी ना, 1928-29 में। इसको हम लोग 1929 प्रायः कहते हैं। 1929 में जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी, तो उस विश्वव्यापी आर्थिक मंदी से निपटने के लिए भी विवेकीकरण आवश्यक था। और नेक्स्ट है आपका कि वस्तुओं की मांग में वृद्धि के लिए भी विवेकीकरण आवश्यक है, ठीक है। वस्तुओं की मांग में वृद्धि के लिए विवेकीकरण क्या होता है? आवश्यक होता है। तो ये सारे ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं, ये सारे ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिसके चलते विवेकीकरण को किसी भी उद्योग में, व्यवसाय में अपनाना पड़ता है। अब चलते हैं कि क्या विवेकीकरण जो है, विवेकीकरण के सिद्धांतों के बारे में कुछ सिद्धांत हैं जिस पे हम लोग ये करेंगे, रोशनी डालते हैं सिद्धांतों की तरफ। तो
इसको हम लोग अगले वीडियो में बात करते हैं।